राइस कोचिंग अकेडमी की तरफ से मैं मुखातिब हूँ। सेकेंड ईयर के कोर्स में आप देखिए, यहाँ पर जितनी भी हमारे साथ ये जो सिलेबस है, ये इसमें जितनी भी हमारे साथ आप देख सकते हैं कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है 6.9, वो सारे के सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे इस ड्राफ्ट में भी है। तो फिर कौन कौन से टॉपिक हमने स्किप करने होंगे? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर जो टॉपिक है कूलम लॉ है। आपने कूलम लॉ को डिटेल में पढ़ना होगा। इससे रिलेटेड जो असाइनमेंट है, एग्जाम्पल है, वो करने होंगे। फिर इसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो टॉपिक है, और फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में यहाँ पर इन्होंने 6.3 में एक बात का जिक्र किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें बताइए अगर दो चार्जेस हैं और उनका साइन जो है या सेम है या इनका साइन अपोजिट है। इसमें से मज़ीद आपको 4 बातें आपने एक्सप्लेन करनी होगी। आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे साथ ऐसा है कि दो चार्जेस हैं, दोनों हमारे साथ पॉजिटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और सेंटर पर या किसी और पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो हमारे साथ वो क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। या आपको बताया जाए कि हमारे साथ पॉजिटिव चार्जेस हैं लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड और सेम नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड और डिफरेंट है, और फिर आपसे पूछा जाए कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन। या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे साथ ये चार्जेस लाइक ना हो, बल्कि एक पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरा हमारे साथ नेगेटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का साइन अपोजिट है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, जिसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। और आपसे पूछा जाए कि लेट्स सपोज सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, या आपको ये बताया जाए कि हमारे साथ अनलाइक चार्जेस तो है लेकिन मैग्नीट्यूड ज़्यादा कम है, और फिर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है ये पूछा जाए। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डिस्कशन। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज़ जो हमारे किताब में है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखने होंगे। फिर इसके बाद जो 6.4 है, ये असल में एक एप्लीकेशन का जिक्र करता है कि 6.4 ये तो स्केच है, स्केचिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लेकिन जो 6.5 वाला है तो ये डिस्कस करता है डिस्क्राइब एंड ड्रा द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफिनिट साइज कंडक्टिंग प्लेट ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। और ये असल में गाज़ लॉ का एप्लीकेशन है। गाज़ लॉ के हमारे किताब में 3 एप्लीकेशन है, लेकिन इस एप्लीकेशन को समझने के लिए गाज़ लॉ को पढ़ना ज़रूरी है। गाज़ लॉ का जो कंसेप्ट है वो आना चाहिए कि गाज़ लॉ का अप्रोच क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जब किसी पॉइंट पर मालूम करना है, तो गाज़ लॉ का क्या अप्रोच है। अगर हमारे साथ इनफिनिट शीट है, हमारे साथ 2 शीट आपको दी जाती हैं, या आपको कोई भी एक मेटालिक कंडक्टर दिया जाता है, और गाज़ लॉ का जो अप्रोच है और गाज़ लॉ का जो स्टेटमेंट है उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जिक्र है, तो ज़ाहिरी बात है आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना होगा, फिर आपने गाज़ लॉ को स्टडी करनी होगी, तो फिर आपको उस मेथड का समझ आएगा। और फिर गाज़ लॉ की 3 एप्लीकेशन है, तो इसमें एक एप्लीकेशन का जिक्र है और इसमें कंडक्टर का जिक्र नहीं है, उसमें वो अपोजिटली चार्ज प्लेट का जिक्र नहीं है, बल्कि इसमें सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट हो या हमारे साथ नेगेटिव चार्ज प्लेट हो। दोनों का एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो एक जैसा आएगा, अलबत्ता डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ज़रूर फ़र्क होगा। पॉजिटिव चार्ज के केस में वो नॉर्मली आउटवर्ड होता है और नेगेटिव चार्ज के केस में वो नॉर्मली इनवर्ड होता है। तो गाज़ लॉ और टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक है वो आपने प्रिपेयर करना होगा, तो फिर आप ज़ाहिरी बात है इस एप्लीकेशन को और इसके ड्राइवेशन को और मैकेनिज़्म को आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद जो डिस्कशन शुरू होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज हमारे साथ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे साथ क्या है, और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी जिस तरह मैंने ये 4 केसेस का जिक्र किया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अगर आपसे पूछा जाए कि एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीट्यूड सेम है या मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे साथ ज़ीरो होगा, तो इन पॉइंट्स को आपने फिर क्लियर करने होंगे। पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने थॉरली स्टडी करना होगा।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या है। फिर इसके बाद आता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर हमारे साथ एक पॉइंट चार्ज है तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होगा। अब देखिए दरमियान में कौन से टॉपिक हैं जिसको देखना नहीं चाहिए। एक हमारे साथ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ, फिर गाजिला की एप्लीकेशन में और बाकी दो एप्लीकेशन हो गए कि अगर आपको दो अपोजिटली चार्ज प्लेट दे दे या आपको कंडक्टर दे दे। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस देता हूँ कि ये कंडक्टर वाला आप ज़रूर वैसे भी देख लें, क्योंकि इससे रिलेटेड और बातें जो है वो बंदे को क्लियर हो जाती है। जिस तरह जब आप कंडक्टर वाला देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर हमारे साथ ज़ीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में भी इस तरह का एक पॉइंट आपको मिलेगा कि कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होते हैं। तो इस तरह के और भी छोटे मोटे पॉइंट ज़रूर होंगे कि ओपन मुख्तलिफ जगहों पर आपको क्लियर हो जाएंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक उसको देखना नहीं है। फिर जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक शुरू कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक में आपको एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा, फिर एक और आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा आर, माइनस साइन भी उसके साथ है। तो बाज़ औक़ात इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट, तो ये फार्मूला जो है आपको आना चाहिए। फिर इसके बाद कैपेसिटर का डिस्कशन शुरू होता है। अगर आप इस सिलेबस में देख लें तो इन्होंने तो कैपेसिटर का सिर्फ एक टॉपिक उठाया है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, और यहाँ पर सब टॉपिक्स में जब आप देखते हैं तो इवन यहाँ पर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग को भी उठाया है, एनर्जी स्टोर को भी उठाया है, फिर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट को भी उठाया है, कैपेसिटर और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और उसका यूनिट। यानी कैपेसिटर के टॉपिक में जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है तो उसको मत देखिए, और जो हमारे साथ सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन है उसको मत देखिए। तो अगेन कौन से टॉपिक्स नहीं देखने हैं, एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर गाजिला का सिर्फ एक एप्लीकेशन जिसमें अपोजिटली चार्ज प्लेट है, दो हो गए। फिर तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, चौथे नंबर पर इक्विपोटेंशियल सरफेस या इक्विपोटेंशियल लाइन, पाँचवें नंबर पर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, और साथ में सीरीज़ इन पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। फिर इसके बाद हम जाते हैं चैप्टर नंबर जो सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर सेकंड है, और यहाँ पर हमारे साथ शो हो रहा है वो 7.1 7.2 चैप्टर नंबर 7। अगर आप देख लें तो इवन इस पुराने वाले सिलेबस में ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो 7.5 तक है, और इस नए में भी जो ड्राफ्ट है ना, फ़िलहाल तो इसके बारे में इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जो ड्राफ्ट है वो भी 7.5 तक है। तो हमने इसमें कौन से टॉपिक्स देखने हैं। देखिए जब आप इस चैप्टर को ओपन करेंगे तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र तक जितनी भी टॉपिक हैं वो सारे देखने हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र को भी आपने देखना होगा। अब कौन से टॉपिक्स नहीं देखने हैं, तो देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के बाद जो हमारे साथ किरचॉफ लॉ है, किरचॉफ लॉ से लेकर एट द एंड तक, और फिर साथ में थर्मोकपल का टॉपिक है वो ना देखिए। फिर दरमियान में वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टर है जिसमें हमारे साथ रियोस्टेट है, पोटेंशियल डिवाइडर, तो रियोस्टेट पोटेंशियल डिवाइडर, थर्मोकपल और किरचॉफ लॉज, और उससे ऑनवर्ड जो है उसको देखना नहीं है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अगर हम यहाँ पर देख लें तो इवन जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे उस पुराने सिलेबस में है वो सारे के सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस नए वाले सिलेबस में भी है। तो इसको कहाँ तक नहीं देखना है और कौन कौन से टॉपिक्स इसमें हमने स्टडी करने होंगे। देखिए जो टॉपिक्स इसमें स्किप है या जो टॉपिक्स आपने स्टडी नहीं करनी है, गैल्वेनोमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर से ऑनवर्ड जितनी भी है, गैल्वेनोमीटर है, एमीटर है, वोल्टमीटर है, एमीटर, मल्टीमीटर है, डिजिटल मल्टीमीटर है, टार्क और करंट कीरिंग कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ये जितने टॉपिक्स के नाम मैंने लिए है ये आपने नहीं देखने हैं। फिर दरमियान में एम्पेयर लॉ है और साथ में एम्पेयर लॉ का एक एप्लीकेशन है, उसको मत देखिए। बाकी जितनी भी टॉपिक्स हैं जिसमें वेलोसिटी सिलेक्टर है, चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सिमिलरली मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ करंट कीरिंग कंडक्टर है, फिर सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक है, ये सारे आपने देखने होंगे। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हमारा पुराना सिलेबस था
उसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वही लर्निंग ऑब्जेक्टिव यहाँ पर भी है। हाँ अलबत्ता अगर उस पुराने वाले सिलेबस में देख लें तो सब टॉपिक में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर वो ज़रूर मौजूद था और यहाँ पर ईसी जनरेटर नहीं। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स देखनी है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, फिर लेंज़ेस लॉ, पूरी लेंज़ेस लॉ आपने पढ़नी होगी और लेंज़ेस लॉ इज़ द कंसिक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पूरा लेंज़ लॉ आपने पढ़ना होगा। फिर इसके बाद जो आता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एप्लीकेशन है तो हमारी किताब में ढेर सारे हैं, ट्रांसफार्मर भी है, फिर सिमिलरली सेल्फ इंडक्शन भी है, एसी जनरेटर भी है, बैक ईएमएफ मोटर भी है। लेकिन किन टॉपिक को आपने देखना नहीं है, देखिए इसमें जो एडी करंट है, फिर सिमिलरली एसी जनरेटर हो गया, फिर एसी मोटर हो गया, फिर बैक ईएमएफ इन द मोटर, ये टॉपिक आप मत देखिए। सेल्फ इंडक्शन रह गया है, म्यूचुअल इंडक्शन रह गया है, फिर सिमिलरली ट्रांसफार्मर जो है ये रह गया है, मोशनल ईएमएफ रह गया है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंज़ेस लॉ। तो अब इन टॉपिक्स में से जो सेल्फ इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन है, तो म्यूचुअल इंडक्शन इस वजह से देखिए कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल में जो हमारे साथ ईएमएफ इंड्यूस होता है तो इसके बिहाइंड पर जो फिनोमेना है वो म्यूचुअल इंडक्शन है, और जो प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है तो क्या है वो सेल्फ इंडक्शन। तो ये जो टॉपिक है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज़ेस लॉ, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफार्मर, ये आप स्टडी कर लें। फिर मोशनल ईएमएफ हो गया, एसी जनरेटर हो गया, एसी मोटर हो गया, और सिमिलरली बैक ईएमएफ मोटर हुआ और एडी करंट हुआ, इन टॉपिक को मत देखिए, इसको स्टडी मत करिए। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 इंक्लूडेड नहीं है, चैप्टर नंबर 6 फिजिक्स ऑफ सॉलिड वो इंक्लूडेड नहीं है, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में इन्होंने एक ही टॉपिक उठाया है। अगर आप पहले वाला सिलेबस देख लें तो उन्होंने यहाँ पर सिर्फ लिखा है रेक्टिफिकेशन, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जो 10.1 है, डिफाइन द रेक्टिफिकेशन एंड डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ डायोड फॉर फुल एंड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, यहाँ पर भी हमारे साथ है 10.1। लेकिन इसमें आपने कहाँ तक देखना है, देखिए रेक्टिफिकेशन तक, सिर्फ रेक्टिफिकेशन नहीं, रेक्टिफिकेशन तक जो भी है चैप्टर नंबर 7 वो आप देख लें। रेक्टिफिकेशन के बाद ट्रांजिस्टर की स्टोरी शुरू हो जाती है, ट्रांजिस्टर की पूरी जो डिस्कशन है रेक्टिफिकेशन के बाद शुरू होती है। तो इसमें सेमीकंडक्टर का जब आप इसको स्टार्ट से देखते हैं तो आपको सेमीकंडक्टर का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट द हाई टेम्परेचर, फिर डायोड का जिक्र है, फॉरवर्ड बायसिंग है, रिवर्स बायसिंग है। तो ये बात आप देखिए कि ट्रांजिस्टर से लेकर एंड ऑफ द चैप्टर तक मत देखिए, रेक्टिफिकेशन तक चाहे डायोड है, उसकी बायसिंग है, सेमीकंडक्टर है, ये आप सारा ज़रूर देखें। फिर चैप्टर नंबर 11 जो है डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, इनमें सिर्फ एक पोर्शन, एक टॉपिक उठाया है 11.1, और यहाँ पर भी अगर हम देख लें तो सब टॉपिक में है द प्रैक्टिकल मॉडल ऑफ लाइट, और यहाँ पर है एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल मॉडल ऑफ लाइट इन टर्म ऑफ फोटॉन विद पर्टिकुलर एनर्जी। तो इसमें कौन से टॉपिक्स देख रहे हैं, देखिए चैप्टर नंबर 8 में पहला टॉपिक जो है वो रेफरेंस फ्रेम है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, कंसिक्वेंसेस हैं, ये मत देखिए। फिर इसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, इसको स्टडी कर लें। फिर इसके बाद प्लांक क्वांटम थ्योरी है, इसको पढ़िए। फिर इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो भी पढ़िए। फिर इसके बाद कॉम्पटन स्कैटरिंग है, कॉम्पटन इफेक्ट है, वो भी पढ़िए। और फिर इसके बाद पेयर प्रोडक्शन, पेयर इनहेलेशन है, ये आप पढ़िए। तो अलबत्ता हाँ, इसमें डी ब्रॉगली को ज़रूर आप पढ़िए, डी ब्रॉगली वेव नेचर ऑफ मैटर को आप पढ़िए। तो स्टार्ट वाली जो टॉपिक है जिसमें रेफरेंस फ्रेम हो गया, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, कंसिक्वेंसेस ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, और फिर लास्ट में जो हमारे साथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसको मत देखिए। फिर लास्ट जो हमारा सेकंड लास्ट जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। यहाँ पर तो इन्होंने लिखा है कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम, और यहाँ पर जो पुराना वाला है उसमें भी लिखा है कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द लाइन या एटॉमिक या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। क्योंकि इस चैप्टर को कहाँ तक देखना है, तो इस चैप्टर में लेज़र वाला टॉपिक मत देखिए, इस चैप्टर में एक्सरे वाला टॉपिक मत देखिए, और इस चैप्टर में जो डी ब्रॉगली वेव नेचर या डी ब्रॉगली इंटरप्रिटेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम है
उसको मत देखिए। वो ऑलरेडी डी ब्रोगली वाला पोर्शन आपने जो वेव नेचर ऑफ मैटर का डिस्कशन है चैप्टर नंबर 8 में भी आप एक दफ़ा कर चुके हैं। तो यहाँ पर वो डी ब्रोगली इंटरप्रिटेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम है, जिसमें दो बातों की एक्सप्लेनेशन होती है कि एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू NH/2 ये किस तरह आता है, और सिमिलरली इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी इमिट नहीं करता है तो वजह क्या है। तो इसके लिए वो स्टेशनरी वेव का कंसेप्ट इस्तेमाल करता है। तो डी ब्रोगली इंटरप्रिटेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, फिर एक्स रेज और लेज़र, ये सारे एक्सक्लूडेड हैं, मत देखिए। बाकी जितनी भी टॉपिक्स रहेंगे हैं वो सारे इसमें आप देखिए। न्यूक्लियर फिज़िक्स में अगर हम देख लें, यहाँ पर 13.1 से लेकर 13.4 तक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, और यहाँ पर भी 13.4 तक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। इसमें कौन से हमने देखने होंगे और कौन से हमने नहीं देखने। देखिए, इसमें जो एक आपको नज़र आ रहा है, ये पूरे का पूरा हाफ लाइफ का टॉपिक पूरे का पूरा आप देखिए। फिर हाफ लाइफ से पहले एक छोटा सा टॉपिक है द स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम नेचर ऑफ न्यूक्लियर डीके। जब हमारे साथ न्यूक्लियर डीके होती है तो जो डीके है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, कैटलिस्ट पर डिपेंड नहीं करता है, नेचर पर डिपेंड करता है, और डीके हमारे साथ एक रैंडम प्रोसेस है। तो ये एक छोटा सा जो हाफ लाइफ उससे पहले 4-5 लाइन का एक पैराग्राफ है। और फिर हाफ लाइफ से पहले एक टॉपिक है जिसमें रेडियो एक्टिविटी है, पूरी रेडियो एक्टिविटी, इसमें अल्फ़ा बीटा गामा ये पूरा आप देख लें, हाफ लाइफ ये पूरा आप देख लें। और फिर स्टार्ट में एक टॉपिक है जिसका नाम न्यूक्लियस है, और साथ में आइसोटॉप है, ये आप देख लें। और फिर आपको लास्ट में टॉपिक मिलता है जिसमें बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ द रेडिएशन, जो हमारे साथ रेडिएशन रेट है ना, उसकी बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या है, और सिमिलरली उसके यूजेस है ना। तो बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूज़ ऑफ द रेडिएशन किन मकासद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो टॉपिक हैं जिसमें एक रेडिएशन एक्सपोजर है, ये आप पढ़िए, और फिर इसके जो इफ़ेक्ट है और सिमिलरली इसके जो बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस हैं वो आप ज़रूर देखिए। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई और मसला है, या जब आप सवालात हल करते हैं और कुछ MCQs ऐसे हैं जिसमें आप कंफ्यूज हैं, चाहे वो हमारे फर्स्ट ईयर के पोर्शन से हो, चाहे वो सेकंड ईयर के पोर्शन से हो, तो ज़रूर आप मेरे इस नंबर पर वो सवालात जो हैं वो आप छोड़िए, तो हम आपको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो आपको समझाएं। तो ये मेरी लास्ट वीडियो थी इस सिलेबस से रिलेटेड, और याद रखिए अभी तक ये फाइनलाइज नहीं है, अभी तक ये फाइनलाइज नहीं है, ये ड्राफ्ट था जिसमें ये कन्फ्यूजन था कि शायद फ़िज़िक्स का पोर्शन चेंज हुआ है। तो आप लोगों ने देखा कि इवन कोई टॉपिक एक्स्ट्रा इंक्लूड नहीं है, और छोटे छोटे एक आध दो टॉपिक फिर भी उन्होंने उसे निकाले हैं। तो एनी कन्फ्यूजन, कोई डाउट है तो बेशक आप मेरे इस नंबर पर राबिता कर सकते हैं।